आज हम लोग कोनिक सेक्शन का सबसे लास्ट टॉपिक जो है हाइपरबोला को स्टडी करने वाले हैं। हाइपरबोला का अप्रॉक्स 80% जो फार्मूला है वो इलिप्स जो आप लोग स्टडी किए हैं इलिप्स से जो है परफेक्ट मैच करता है। बस थोड़ा सा एक साइन का अंतर होगा। इलिप्स में जहाँ पर हम लोग जो है पॉजिटिव साइन लिए थे, यहाँ पर मैक्सिमम इक्वेशन में वो साइन जो है निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम लोग इलिप्स का जो है फार्मूला हम लोग को मालूम है तो हम लोग को हाइपरबोला को जो है ये समझने में, चाहे फार्मूला को माइंड में जो है रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें सबसे पहले बेसिक टर्म सबको समझते हैं। कोनिक सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो सर्किल, पैराबोला और इलिप्स है। हाइपरबोला से कभी कभी पूछा जाता है, और इस टॉपिक से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बेसिक पर, और आप लोग के सिलेबस में भी चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, इसका बेसिक टर्म के साथ साथ बेसिक फार्मूला जो है वो, उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल ही रखा गया है। कोड सब जितने भी था, एप्लीकेशन जो बताए थे, कोड ऑफ ये कॉन्टैक्ट कोड सब, ये सब को रिमूव किया गया है। ये सब आप लोग को सीखने के लिए बता दिए थे। इसमें हम लोग आते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है, देखो सेम चीज़ है। जैसे इलिप्स में हम लोग क्या बोले थे कि 2 फिक्स पॉइंट है, ये जो है 2 फिक्स पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। ये पॉइंट क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। इसको भी जो है एक फिक्स पॉइंट है। अब ये फिक्स पॉइंट से अब कहता है यहाँ से अगर कोई पॉइंट है, ये मान लेते हैं P1, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा, अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, अगर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये मान लो P3, ये जो है P3 मान लो P3, तो हमेशा हम लोग जो है ये डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंस जब भी लेंगे तो हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो जब आप लीजिएगा ये इमेज जो है इस टाइप से बन जाएगा, और जब लीजिएगा तो ये इमेज जो है इस टाइप से जो है ये बन जाएगा। समझ गए? तो यही शेप क्या कहलाता है, हाइपरबोला। ये जो है हाइपरबोला। और ये क्या कहलाता है, जो फिक्स पॉइंट है, ये है फोकस। ये क्या है, ये है फोकस। तो ये जितने भी पॉइंट है, ये पॉइंट का जो सेट होगा और ये पॉइंट का सेट होगा, इसी 2 पॉइंट के सेट के डिफरेंस को हम लोग जो है, ये देखो, ये अब यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट P4, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, अगर ये मान लेते हैं F1 है, ये F2 है, तो देखो हायर माइनस लोअर, तो सबसे पहले P से F1, P1 F1 माइनस P2, ये P1 और ये फिर F2, हमेशा हायर लेंथ माइनस लोअर लेंथ, हायर डिस्टेंस माइनस लोअर डिस्टेंस, ये इक्वल टू हो जाएगा। फिर P2 लिए है कहाँ पे, उस पॉइंट पे, तो P2 से F2 के बीच का डिस्टेंस है लार्जर, और माइनस P2 से F1 का बीच का डिस्टेंस है, ये इक्वल टू P3 से F1, P3 से F1 माइनस P3 से F2 इक्वल टू, अगर हम P4 लिए हैं तो P4 से F1 ये F2 होगा, और माइनस P4 से F1। ये सब ऐसे अगर इस पॉइंट में भी लेते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस होगा। अगर ये P5 लेते हैं इक्वल टू P5 से F1 माइनस P5 से F2, ये सारे वैल्यू कांस्टेंट होगा। अंतर सिर्फ इतना है, इलिप्स में हम लोग क्या लिए थे, एडिशन लिए थे, और यहाँ पर क्या है, ये सबसेक्शन है। इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, तो लिखते हैं हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane
the difference of whose distances from two fixed point in a plane is constant। सेम जी, सिर्फ इलिप्स में और हाइपरबोला में इतना अंतर है। इलिप्स में हम लोग जो है पॉजिटिव साइन लेते हैं और हाइपरबोला में नेगेटिव। मैक्सिमम कंडीशन में दोनों का फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा, आगे देखना। इसीलिए हम लोग अगर इलिप्स को समझ लेते हैं तो हाइपरबोला को समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो ये था हम लोग का हाइपरबोला का जस्ट वो बेसिक डिफिनीशन। यही जो सेट होगा पॉइंट, ये पॉइंट अगर लेते हैं, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट को अगर मैच कराएंगे तो यह एक शेप बनेगा। इसी का मिरर इमेज ये रहता है। ये पॉइंट अगर सारे हम अगर मान लो यहाँ भी एक पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट के कॉम्बिनेशन से जो होगा सेट, तो यहाँ पे टू डिफरेंट और ये मिरर इमेज होता है। इसीलिए हम लोग जो है इसको ये हाइपरबोला का शेप होता है। तो और कुछ नहीं, हाइपरबोला में जस्ट टू जो एक पॉइंट लेते हैं और टू फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट का जो डिफरेंस होगा उसमें लार्जर लेंथ का जो होगा वैल्यू माइनस लोअर जो है वो डिस्टेंस होगा। ये दोनों के डिफरेंस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यही जो है हाइपरबोला का डिफिनीशन है। अब इसका बेसिक टर्म पे हम लोग आते हैं। बेसिक टर्म क्या होता है, जैसे हम लोग इलिप्स में देखे थे उसी तरह हाइपरबोला में भी जो है अभी देखते हैं। सेम है, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। इसीलिए आप लोग इलिप्स को जो है स्टडी कर लीजिएगा। इसमें मैक्सिमम कंडीशन में डायरेक्ट फार्मूला जो है इसको लिख दिया जाएगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी आता है तो बेसिक जो है ये कंसेप्ट के ऊपर ही आता है। इस टॉपिक से देखो, इसका शेप किस टाइप का होगा, ये ले लेते हैं एक्स एक्सिस, एक ले लेते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स, ये वाई, ये हो गया सेंटर। एक यहाँ से ये होगा पैराबोला के तरह और एक यहाँ से ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये हो गया फोकस 2, ये था F1। ये पॉइंट क्या कहलाएगा और ये पॉइंट क्या कहलाएगा, देखो हमेशा माइंड में रखो। ये क्या हो गया, ये तो फोकस है ना। फोकस जिस एक्सिस के थ्रू पास करेगा, जो एक्सिस फोकस के थ्रू पास करेगा, ए एक्सिस व्हिच पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द हाइपरबोला इज नोन एज द ट्रांसवर्स एक्सिस। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। ए एक्सिस which passing through the focus of the पैराबोला नहीं, जो एक्सिस हाइपरबोला के फोकस के थ्रू पास करेगा। एक्सिस which passing through the focus of the hyperbola is known as the transverse axis। ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। और ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो y एक्सिस है ये तो परपेंडिकुलर है ना, ये कहलाता है कंजुगेट एक्सिस। ये हमेशा माइंड में रखो। तो ये अभी तो ये x एक्सिस के अलोंग है, तो जहां पर अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टेक्स। ये जो है वर्टेक्स एक्सिस ऑफ द, ये ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। और ये जो शेप है हाइपरबोला का, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स ऑफ द हाइपरबोला। यहां भी सेम, ये क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। अब देखो वर्टेक्स के जो है राइट साइड, ये जो है बैक में ही रहता है डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स,
जैसे पैराबोला का शेप में था। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स और ये भी कहलाएगा डायरेक्ट्रिक्स। ये है बेसिक टर्म। अब इसी चीज को अगर y एक्सिस के अलोंग जो है लिख दिया जाए तो क्या होगा? देखो, अगर इसी चीज को y एक्सिस के अलोंग जो है लिख दिया जाए, ये हो गया x एक्सिस, यहाँ पे ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। यहाँ से ये ऐसे लिखो, यहाँ से ये इस टाइप से, ये हो गया F2, ये हो गया, ये तो हो गया वर्टेक्स, ये हो गया फिक्स पॉइंट जो था ये F1 और ये हो गया वर्टेक्स। अब देखो यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सा होगा? ए एक्सिस विच पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। तो देखो हाइपरबोला का जो फोकस है वो y एक्सिस के थ्रू जो है पास कर रहा है ना, तो यही जो y एक्सिस होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो एक्सिस वो क्या कहलाएगा? ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये कंजुगेट एक्सिस। ये हो गया कंजुगेट एक्सिस हमेशा। अब देखो यहाँ ये तो हो गया वर्टेक्स, वर्टेक्स के बैक साइड में जो रहेगा लाइन, और ये जो होगा इस यहाँ पे ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ये था जस्ट बेसिक एक सिंबॉलिकली। अब इसी चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट में लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट में कैसे लिखते हैं? देखो एक एक करके समझ लो। इसमें जस्ट बेसिक, हमेशा डायरेक्ट फार्मूला बेसिक, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो अगर टफ करने का रहता है तो वो रहता है सर्किल से, आपको टफ कर देगा, सर्किल और स्ट्रेट लाइन को मिला के दे देगा, पैराबोला को दे देगा, इलिप्स को दे देगा। हाइपरबोला से डायरेक्ट बेसिक जो है वो क्वेश्चन जब आप सोल्व भी कीजिएगा तो देखिएगा डायरेक्ट जो है ये मैक्सिमम क्वेश्चन रहेगा इसमें बेसिक फार्मूला के ऊपर। अब देखो इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लेते हैं। ये हो गया हम लोग का x एक्सिस, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन। और ये वो क्या कहलाएगा? अभी देखो यहाँ से ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ से ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ से ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ से ये पॉइंट लेते हैं। ये था F1, ये था F2। हर एक डिस्टेंस तो ओरिजिन से लेते हैं। ये हो गया V1, ये हो गया V2। अब देखो ओरिजिन से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस तो A लेते हैं ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया? A। और ओरिजिन से फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं? C लेते हैं ना, ये हो गया C। और सिमिलरली होगा इधर, यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A। और यहाँ से ये डिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया C। यहाँ पे देखो C का वैल्यू ज़्यादा है तो हम लोग क्या जानते हैं, इसेंट्रिसिटी जो होता है ये तो होता है C/A ना, तो ये तो ज़्यादा है A से, तो इसका वैल्यू 1 से बड़ा रहता है, ये जो है 1 से बड़ा। इसी कंडीशन में C ग्रेटर देन A हो जाएगा। देखो तो इन द केस ऑफ द हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होता है? ये भी जो होता है E 1 से बड़ा होता है। बट इन द केस ऑफ द इलिप्स, इलिप्स के केस में क्या होता है? E = C/A। याद करो C का वैल्यू जो है छोटा होता है, ये स्मॉल होता है और ये जो है लार्जर होता है। इस कंडीशन में ये वैल्यू जो है लेस देन 1 होता है, तो हम लोग ये कहते हैं कि C जो होगा ये लेस देन A होगा और E < 1 ये हो जाता है इलिप्स के केस में। और
पैराबोला के केस में ई इक्वल टू जो है ये सी हो जाता है, ई का वैल्यू जो है 1 हो जाता है। तो ये था हम लोग का, ये सब ये कंडीशन कभी कभी जो है ये पूछा जाता है। तो जस्ट जो है इस चीज़ को एक बार जो है देख लेना माइंड में। अब देखो, अब इसमें एक्सिस क्या है, एक तो हो जाएगा ट्रांसवर्स एक्सिस और एक हो जाएगा कंजुगेट एक्सिस। तो इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ये क्या हो गया कंजुगेट एक्सिस। अब देखो इसका भी लेंथ लिया जाता है, यहां से ये डिस्टेंस b मान लेते हैं, यहां से ये डिस्टेंस b मान लेते हैं। तो देखो जब भी अगर इसमें कोऑर्डिनेट अगर लिखना हो तो ये कितना हो जाएगा c,0, ये जो है वर्टेक्स ये a,0, ये क्या हो जाएगा a,0 माइनस a,0, ये क्या हो जाएगा माइनस c,0। अभी डायरेक्ट्रिक्स का नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे। ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स। तो ये भी तो यहाँ पर कट करेगा x एक्सिस पे, ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू क्या, तो जब इसेंट्रिसिटी बताएंगे उस कंडीशन में बताएंगे। अब देखो अगर यहाँ पर पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी ये कितना हो जाएगा, तो c के टर्म में है तो क्या हो गया प्लस माइनस c,0। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ये कितना हो गया प्लस माइनस a,0। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ये कितना हो जाएगा, देखो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ, तो लेंथ हमेशा फोकस से फोकस के ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के ये डिस्टेंस जो होगा यही कहलाएगा लेंथ ऑफ टू फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा यही कहलाएगा लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये इस पॉइंट से यहाँ पर ये जो लेंथ होगा ये क्या कहलाएगा लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। ये हमेशा माइंड में रखो, ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ए और ए 2a, उसके बाद लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ये कितना हो गया 2b। ये सब जस्ट बेसिक है। अगर y एक्सिस के अलोंग ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर y एक्सिस के अलोंग ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, जस्ट थोड़ा सा कोऑर्डिनेट जो है चेंज हो जाएगा। ये देखो ये हो गया x, ये हो गया y, यहाँ पर ये वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू लेते हैं, ये हो गया। अब देखो जहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट जो होगा ये क्या कहलाएगा, ये हो गया सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ये हो गया। अगर y एक्सिस के अलोंग हो तो ये हो गया फोकस 2, ये हो गया V2, ये हो गया V1, ये हो गया F1। अब देखो या तो हम अगर यही फॉर्मूला रखना चाहे सेम तो B वाले पार्ट को x एक्सिस पे ले लेंगे और A वाले पार्ट को y एक्सिस पे ले लेंगे, उस कंडीशन में सेम हो जाएगा। देखो कैसे, अगर यहाँ से ये पॉइंट तक हम B ले लेते हैं, ये पॉइंट तक जो है B ले लेते हैं, ये हो गया पूरा, ये हो गया 0, C, ये हो गया 0, A, ये हो गया 0, -A, ये हो गया 0, -C। इस कंडीशन में देखो फोकस कितना हो गया, फोकी हो गया प्लस 0, x एक्सिस में 0, +C। वर्टेक्स कितना हो गया 0, +A,
लेंथ ऑफ लेटेस्ट, ये जो है ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये हो गया कंजुगेट एक्सिस। तो इस कंडीशन में क्या हो गया, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, यही देखो यहां से ये डिस्टेंस, ये तो a हो गया और a 2a, लेंथ ऑफ, अच्छा कंजुगेट है ना, तो ये वाला पार्ट b और b 2b हो गया, ये जो है 2b, यहाँ पे हम लोग कंजुगेट लिख दिए हैं। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कितना हो गया 2a। तो जस्ट अगर फॉर्मूला सेम ही रखना हो तो जो a और b है उसी को सिर्फ चेंज करो। अब अगर मान लो हम a को जो है x एक्सिस में ही रहने देते हैं और y को जो है इस पॉइंट पर जो है y वाले पर जो है ये b रहने देते हैं, उस कंडीशन में देखो क्या अंतर हो जाएगा। अंतर कुछ नहीं, जस्ट a के जगह b हो जाएगा, b की जगह ये। तो अगर नंबर ऑफ फार्मूला इंक्रीज करना चाहते हो तो a b को जो है इंटरचेंज कर देना, नहीं तो सेम रखना। सेम रखने से जो है फार्मूला उतना चेंज नहीं होगा। जैसे देखो y एक्सिस में हम लोग तो शुरू में क्या लिए थे, ये हो गया y, ये ले लेते हैं और फिर ये हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये b ले लेते हैं और फिर ये डिस्टेंस जो है ये तो c ही है ना, इसको c रखते हैं। फिर देखो इस पॉइंट से हम लोग जो है ये b रखते हैं और ये तो हो गया फोकस टू, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये c ही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग को ये हो गया f1, ये हो गया f2, ये हो गया v2, ये हो गया f1, ये हो गया v1, तो इस कंडीशन में अगर फोकी लिखना चाहिए तो क्या हो गया 0 प्लस माइनस c, वर्टेक्स लिखना है तो क्या हो गया 0 प्लस माइनस b। अगर हम लोग को लेंथ ऑफ ये क्या हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, इस कंडीशन में क्या हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अब देखो 2b हो गया, यहां से इस पॉइंट तक ये पॉइंट तक, ये हो गया a और ये हो गया a। तो लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस ये हो गया 2a, तो ये हो गया कंजुगेट एक्सिस। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम a के टर्म में ही ले या b के टर्म में ले। तो ऐसा नहीं कि b के टर्म में ले लिया है तो आंसर रॉन्ग है, दोनों सही है। यहाँ पे सिर्फ ये माइंड में रखना है कि a वाले को ही हम लोग जो है y एक्सिस पे रख दिए हैं, जो पहले x एक्सिस का जितना वैल्यू था ये सारे y एक्सिस में रोटेट कर दिए हैं और जो y एक्सिस का वैल्यू था उसको जो है x एक्सिस में जो है रोटेट किया है। देखो ये था पहले हम लोग का ओरिजिन में, ये लिए थे a वर्टेक्स से वर्टेक्स के बीच की दूरी और b लिए थे ये जो है कंजुगेट में। लेकिन जब y एक्सिस के अलोंग जब ये ग्राफ ड्रॉ किए हैं हाइपरबोला का, तो b वाले को वर्टेक्स बना दिए हैं और a वाले को कंजुगेट में। जस्ट इसका a के जगह b हो जाएगा, b के जगह पर a। तो हमारे हिसाब से आप लोग इसको ही माइंड में रखिए। इसको माइंड में रखने से क्या होगा, फार्मूला में जो है कोई चेंज नहीं होगा। एक ही फार्मूला से आपके दोनों टाइप के डायग्राम का जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें हमेशा जो है माइंड में रखना होगा कि a x एक्सिस के अलोंग था कि y एक्सिस के, और इसमें आप लोग को जो है जस्ट ये कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो है ये कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये वर्टेक्स 0 है और ये जो है ये y एक्सिस वो दिया हुआ है, फोकस का x एक्सिस 0 है और y जो है c है। मीन्स जो पैराबोला जो हाइपरबोला होगा वो y एक्सिस के अलोंग है।
तो आप ये माइंड में रखिए चाहे ये, अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो a के जगह b लिख दिए हैं, b के जगह a लिख दिए हैं, और यहाँ पे जो पहले वाले x एक्सिस के अलोंग था ग्राफ, उसी के वैल्यू को अकॉर्डिंग जो है y में ड्रॉ कर दिए हैं, और कोई अंतर नहीं है। अब हम लोग आते हैं इसेंट्रिसिटी पर। क्या होगा इसका देखो, इसेंट्रिसिटी क्या होता है। अब देखो रिलेशन बिटवीन ए बी सी पहले देख लो, रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस और वन साइडेड जो फोकस का ये डिस्टेंस में निकाले थे इलिप्स में, इसमें भी रिलेशन बिटवीन सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस कंजुगेट एक्सिस एंड वन साइडेड फोकस डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर सिंपल ABC लिख देंगे। तो इसमें जब निकालोगे सेम इलिप्स के मेथड से इसमें भी निकलेगा। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं। इसमें जब निकालोगे तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू c² माइनस a² और c² इक्वल टू a² प्लस b²। लेकिन याद करो इलिप्स के कंडीशन में था a² इक्वल टू b² प्लस c²। ये डिफरेंस जो होता है ना, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट लिए हैं तो यहाँ से इस फोकस के बीच का डिस्टेंस और माइनस ये डिस्टेंस, उसमें समेशन था, इसीलिए जो है हम लोग का ये वाले पार्ट ये समेशन में रहता था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस के कारण जो है ये चेंज हो जाता है। एक तो ये हो गया फॉर्मूला। अगर ए बी के टर्म में निकालना हो, इलिप्स में क्या पढ़े थे, रूट अंडर 1 माइनस b² बाई a²। इसमें क्या हो जाएगा, देखो c का वैल्यू रख दो तो रूट अंडर हो गया a² प्लस b² बाई a। इस a को रूट के अंदर ले जाओ तो क्या हो गया a² प्लस b² बाई a²। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया E इक्वल टू a² बाई a², तो 1 प्लस b² बाई a²। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब देखो इलिप्स में क्या था कि यहाँ पर निगेटिव साइन था, लेकिन हाइपरबोला में क्या है, पॉजिटिव। जस्ट एक साइन का अंतर है, बिकॉज इलिप्स में हम लोग क्या लिए थे, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच का समेशन कांस्टेंट था, और यहाँ पर क्या है, दोनों पॉइंट के बीच के डिफरेंस कांस्टेंट है, इसीलिए एक साइन का जो है अंतर आता है। अगर हम लोग को अब E के टर्म में अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर E के टर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, देखो यहाँ पर जस्ट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के टर्म में लिख दे रहे हैं। देखो ये था x एक्सिस है, ये है y एक्सिस, ये है सेंटर, यहाँ पे लिए ये हो गया फोकस 1, वर्टेक्स 1, ये हो गया वर्टेक्स 2, फोकस 2, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट माइनस B। यहाँ से ये पॉइंट का डिस्टेंस तो C था ना, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, E क्या होता है C बाई A, और C कितना हो गया AE। तो ये हो गया AE, मीन्स इसका कोऑर्डिनेट AE, 0। भी का तो सेम रहेगा, वर्टेक्स का ये डिस्टेंस क्या था, ये तो था A, ये हो गया A, 0। अब डायरेक्ट्रिक्स देखो, यहाँ पर जो लाइन होगा यही लाइन क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पॉइंट हो गया x इक्वल टू ये A बाई E होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन होगा ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट्रिक्स। ये जो पॉइंट हो गया x इक्वल टू ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस A बाई E।
अब देखो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से ये पॉइंट क्या हो जाएगा ए, तो ये हो गया -a,0 और यहाँ से इस फोकस के बीच का डिस्टेंस c इक्वल टू ए ही डिस्टेंस में लिए हैं अभी, लेकिन जब कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है तो -a x एक्सिस के अलोंग। अगर इसी चीज को y एक्सिस के अलोंग लेना चाहे तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर y एक्सिस के अलोंग जो है लेना चाहे, ये है x, ये है y। अगर हम चाहते हैं ये a का पूरा को हम लोग जो है y पे रख दे, मीन्स a के टर्म में ही रखे वैल्यू, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? देखो ये पॉइंट यहाँ पे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो, ये हो गया V2, ये हो गया F2, ये हो गया V1, ये हो गया F1। अब देखो ये हो गया सेंटर, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये भी हो गया डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो ये कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से ये पॉइंट तक क्या हो गया? ये तो हो गया C और C इक्वल टू ए ही हो गया ना, तो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो x एक्सिस तो 0 हो जाएगा, y एक्सिस ए ही, और ये पॉइंट तो सिंपल a ही है, तो ये कितना हो गया? 0, a, और ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू a बाई ई। ये अंतर है दोनों में, ये हो गया y एक्सिस के अलोंग। ये पॉइंट जो है -b, ये पॉइंट b। अब देखो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -a बाई ई, और ये वर्टेक्स यहाँ से ये पॉइंट तक तो a है ना, ये हो गया 0, -a, और ये हो गया 0, यहाँ से ये पॉइंट तक क्या हो जाएगा? c ना, c इक्वल टू ए ई, तो जब कोऑर्डिनेट में -a। अब देखो यहाँ पर अगर एक ही फॉर्मूला से दोनों काम चल जाएगा, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि x एक्सिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि y एक्सिस का। अगर नहीं, अगर b के टर्म में लिखना है तो जहां जहां a है b कर दो, जहां जहां b है a कर दो, सिंपल अंतर है। अब देखो इसमें क्या हो गया? ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस, ये क्या हो गया? ये हो गया कंजुगेट, ये हो गया यहां पर कंजुगेट एक्सिस, और ये क्या हो गया? ये हो गया ट्रांसवर्स। अब इसमें अगर हमको लिखना रहे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, ये कितना हो जाएगा? अगर इस डायग्राम के साथ लिखना हो तो ±AE,0, वर्टेक्स का कितना हो जाएगा? ±A,0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो तो इस डायग्राम के लिए फोकी क्या हो जाएगा? 0, ±AE। यहाँ पर ये डिफरेंस है, देखो यही शो करता है। अगर फोकस x एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है तो मीन्स यह x एक्सिस के लॉन्ग होगा, उस कंडीशन में जो a होगा ये वाले वैल्यू का होगा x एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पर वर्टेक्स कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 0, ±a। अगर इसमें लिखा जाए लेंथ ऑफ फोकी मीन्स टू फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो देखो यहाँ से ये डिस्टेंस तो देखो AE और AE, तो 2AE। इसी फॉर्मूला से ये काम चल जाएगा। लेंथ ऑफ फोकी ये भी हो गया, देखो AE और AE 2AE। अगर आप B के टर्म में लिखते तो क्या होता है? 2BE, बस ये सिंपल है। अब अगर इसमें लेटस रेक्टम निकालना हो तो क्या हो जाएगा? देखो लेटस रेक्टम जो है निकालना रहे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पर लेटस रेक्टम जो है ये बताते हैं, फिर लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। उससे पहले इक्वेशन ऑफ द हाइपर, अच्छा ठीक है देख लो।
लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, चाहे फिर लेटस रेक्टम। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये हो गया हाइपरबोला वन साइडेड एंड अदर साइडेड, ये हो गया F2, ये है F1 लिए हैं हमेशा, ये है V1, ये है V2, ये है F2। ये हो गया A, ये हो गया डिस्टेंस AE, ये हो गया A, यहाँ से ये हो गया AE। तो लेटस रेक्टम क्या हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी लाइन अगर इस हाइपरबोला पर हो और फोकस के थ्रू पास करेगा और ये ट्रांसवर्स एक्सिस पर जो है, ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ये जो लेंथ क्या कहलाएगा, ये लेटस रेक्टम। यह हो गया AB, ए लाइन विच पासिंग थ्रू द फोकस of the hyperbola and perpendicular to the transverse axis is known as the latus rectum। यहाँ पर भी कोई लाइन है और अगर यह ट्रांसवर्स एक्सिस के थ्रू पास कर रहा है और फोकस पर जो ये फोकस के थ्रू पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो देखो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या कहलाएगा, लेटस रेक्टम। अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो AB का लेंथ बोलो या फिर CD का लेंथ बोलो, ये सेम रहेगा, जितना एलिप्स में होता था उतना ही होगा, B²/A। यहाँ पे ये जो है ये B है और ये -B है, ये कितना हो गया, B²/A, ये भी B²/A और ये पार्ट भी जो है B²/A। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये कितना हो गया, देखो ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, तो 2B²/A। अगर कोऑर्डिनेट ऑफ द A लिखना रहे तो क्या हो जाएगा, देखो तो कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना हो जाएगा, ओरिजिन से लेते हैं, ये हो गया AE कॉमा इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मीन्स ये डिस्टेंस ना, ये पूरा कितना हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि B के इक्वल में ही होगा, ये हो गया B²/A। ये कितना हो गया, AE कॉमा -B²/A। ये कितना हो गया, -AE कॉमा ये हो गया -B²/A। ये कितना हो गया C का, ये हो गया -AE कॉमा B²/A। तो जनरलाइज कंडीशन में क्या लिखते हैं, यह AB लेंथ का जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा AB का, यह जो है एक जनरलाइज कंडीशन में यह हो गया AE ± B²/A। ये जो है ये पॉजिटिव साइन A के लिए, निगेटिव साइन जो है B के लिए। ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द लेटस रेक्टम, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम। किसी एक साइड का लिया जाता है, बोथ साइड का नहीं लिया जाता है, सिंपल माइंड में रखो। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। जिस तरह से हम लोग जो है इलिप्स का निकाले थे, सेम जो है वो निकालते हैं। अब देखो इलिप्स में एक कंडीशन था, ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन मी, या फिर जो हम लोग जो है मेजर एक्सिस जो पढ़ते थे, इन द केस ऑफ द इलिप्स मेजर एक्सिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द माइनर एक्सिस। लेकिन हाइपरबोला में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा ग्रेटर देन ही रहेगा कंजुगेट एक्सिस से, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इसमें A भी बड़ा हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अब देखो जब इक्वेशन x एक्सिस के अलोंग रहे, यहाँ पर जब इक्वेशन x एक्सिस के अलोंग रहे, F2 ये V2, ये हो गया सेंटर, ये हो गया F1, ये हो गया V1, ये डिस्टेंस जो है A है, ये डिस्टेंस जो है AE है,
यहाँ पे पॉइंट बी लेते हैं, ये पॉइंट माइनस बी, ये हो गया ए और ये हो गया ए ई। तो इस कंडीशन में जब आप एक कोई पॉइंट लेकर के निकालिएगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होता है, यह हमेशा रहेगा जब एक्स एक्सिस के अलोंग हो। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है यह ओरिजिन से वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस है। अगर वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस और ये कितना हो गया, ये कंजुगेट एक्सिस। अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो क्या हो गया, देखो यहाँ पे इस टाइप का लिख देते हैं ओरिजिन, ये हो गया F2, ये हो गया V2, ये हो गया V1, ये हो गया F1, यहाँ पर ये हो गया। अब देखो या तो A के टर्म में ले लो चाहे B के टर्म में, तो अगर इक्वेशन हमको इस टाइप से ही रखना हो तो हम लोग सिर्फ A के टर्म में लेते हैं। देखो अंतर कुछ नहीं होगा। देखो ये हो गया ए ई, यहाँ पे हो गया ए, ये हो गया यहाँ से ये पॉइंट ए ई। अब देखो ये पॉइंट तो बी होगा और ये पॉइंट माइनस बी हो गया। इस कंडीशन में ये क्या हो गया, ये हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस और ये क्या हो गया, ये कंजुगेट एक्सिस। तो जब आप इसका इक्वेशन लिखिएगा तो ये हो जाएगा, अब देखो y की तरफ है ना तो वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो b से अच्छा b नहीं होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि a लिए है ना, x एक्सिस के अलोंग जो है y एक्सिस के अलोंग जो है a लिए हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है ये इसके कंजुगेट को जो है जब x एक्सिस के अलोंग रहे, जब y एक्सिस के अलोंग रहे, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। देखो अगर इसी चीज में अगर इसके टर्म में लिखना रहे कि एक्स स्क्वायर पहले हो जाए तो इसमें क्या करेंगे, एक माइनस कॉमन ले लेंगे और ये जो है इसको इस पोर्शन में जो है लिख देंगे। जरूरी नहीं है हमेशा। और अगर आप b के साइड में लीजिएगा, मान लो कि इस टाइप से हो गया, ये जो है हम लोग ये b ले लेते हैं, ये हो गया c इक्वल टू बी ई। अगर सिंपल b के टर्म में लेते हैं, ये हो गया b और ये हो गया F1, ये हो गया V1, ये हो गया c इक्वल टू बी ई इस कंडीशन में, और ये हो गया a और ये हो गया माइनस a। तो अब देखो अगर इस ये टर्म में लीजिएगा तो सिंपल ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। जस्ट ए बी का अंतर है। मैंने a को ले लिया है y एक्सिस के ही अलोंग, इसीलिए सिंपली माइंड में रखो अगर x के नीचे का वैल्यू, अगर देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव रहेगा, सिंपल समझने के लिए उस एक्सिस के अलोंग जो है हाइपरबोला होगा। अगर y के नीचे अगर y वाले टर्म अगर पहले लिखा गया है तो y एक्सिस के अलोंग होगा, अगर x वाले टर्म पहले लिखा गया है तो x एक्सिस के अलोंग होगा। अगर यहाँ भी लिखे हुए हैं तो ये भी y एक्सिस के अलोंग ही होगा। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला जो है वो देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह का आपको या तो इस तरह का रहेगा या फिर इस तरह का रहेगा। इसमें कंफ्यूजन में जो है ये मत रहना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं टैंजेंट के लिए कंडीशन क्या होगा नॉर्मल के, और इसमें भी
एक आता है एसिम्प्टोट क्या होता है, इसको देख लो। एसिम्प्टोट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट क्या होता है, इस पोर्शन को जो है देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे हम लोग आते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं एसिम्प्टोट। एक हाइपरबोला ले लेते हैं, ये x ये y। हाइपरबोला का इक्वेशन जो है x एक्सिस के लॉन्ग जो है ले लेते हैं, ये हो गया v2, ये हो गया f2, ये हो गया v1, ये हो गया f1। अब देखो यहाँ से कोई एक लाइन जो है पास कराओ जो ओरिजिन के थ्रू पास करेगा, और एक लाइन यहाँ के थ्रू पास कराओ जो ओरिजिन के थ्रू पास करेगा। तो जो लाइन हाइपरबोला में ओरिजिन के थ्रू पास करे और वो इन्फिनाइट की ओर चला जाए, उसी को क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट बोलते हैं। अब इस वर्टेक्स से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर, यहाँ से जो है यहाँ पर, ये अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ये सब क्या हो गया, ये हो गया एसिम्प्टोट, ये भी हो गया एसिम्प्टोट। तो अगर हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1 है, तो इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ये हो जाएगा x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 0, एक ये हो गया, एंड ये सेकेंड x बाय a माइनस वाई बाय बी इक्वल टू 0, या तो ये होगा चाहे ये होगा, दोनों, क्योंकि 2 होगा। जब कोई भी हाइपरबोला में लाइन अगर ओरिजिन के थ्रू एंट्री कर रहा है और इन्फिनाइट तक जा रहा है, वो लाइन क्या कहलाएगा, एसिम्प्टोट। अब पी क्यू आर एस का कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो देखो ये तो हो गया ए, ये पॉइंट बी, तो क्या हो जाएगा, इस क्यू का कोऑर्डिनेट ए कोमा बी, पी का कोऑर्डिनेट अब देखो ये भी तो होगा ए, ये हो गया माइनस ए कोमा बी, एस का कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा पूरा बी, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ होगा, ये माइनस ए कोमा माइनस बी, आर कितना हो जाएगा, ये तो है ए कोमा माइनस बी। तो इस तरह से एसिम्प्टोट जो है हम लोग जो है निकाल, एंगल बिटवीन द टू एसिम्प्टोट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू एसिम्प्टोट, ये कितना हो जाएगा, 2tan इनवर्स b बाई ए, b का वैल्यू a का वैल्यू मालूम है, तो 2 एसिम्प्टोट के बीच का एंगल जो है हम लोग इजी वे से जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम लोग स्टडी करते हैं, अगर एक कोई लाइन है तो वो लाइन जो है हाइपरबोला पर टेंजेंट होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है, मान लो कि ये लाइन जो है ये टेंजेंट होगा, ये लाइन जो है ये टेंजेंट होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या है। अब देखो जिस तरह से हम लोग स्टडी किए हैं इलिप्स में, तो इलिप्स में क्या था, पैरामेट्रिक फॉर्म भी यूज किए थे, पैराबोला में भी किए थे, यहाँ पे सिंपल एक स्लोप वाले फॉर्म जो है यही आप लोग को जरूरी है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी एंड नॉर्मल, जैसे कोई एक लाइन है, अगर वो लाइन दिया हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन जो है हाइपरबोला पर, ये जो हाइपरबोला दिया हुआ है इस टाइप का एक जनरलाइज, ये टेंजेंट होगा और फिर ये नॉर्मल होगा, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया नॉर्मल। उसके लिए कंडीशन क्या है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कंडीशन, और अगर होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो
तो कंडीशन क्या हो जाएगा कि टैंजेंट के केस में अगर ये लाइन टैंजेंट होगा तो सी स्क्वायर इक्वल टू, ये जो है हम लोग जैसे इलिप्स में सोल्व, ये जो है पैराबोला में सोल्व करके निकाले थे उसी तरह इसमें भी निकलेगा। ये हो जाए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नॉर्मल के कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये हो गया। नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पर हाइपरबोला और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाय रूट अंडर, अब सी का वैल्यू निकाल दो तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम साइन के साथ यहाँ भी बी स्क्वायर बाय रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो है हम लोग यूज करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फर्स्ट पॉइंट फॉर्म मीन्स अगर कोई पॉइंट x1 y1 से अगर हाइपरबोला पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट का इक्वेशन जो हो जाएगा यह x1 बाई ए स्क्वायर माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड स्लोप फॉर्म यानी m के टर्म में, तो जब टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, अब यहाँ से c निकाल दो तो ये हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, यहाँ पे इसका रूट तो m तो रूट से बाहर, ये पूरे पार्ट तो रूट से बाहर हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ये था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। इससे ज़्यादा आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का और सिंपल कोड का बता देते हैं। ये सब एप्लीकेशन बेस है, ये सब आप लोग के सिलेबस से जो है वो रिमूव कर दिया गया है। जस्ट एक जो है ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो है इक्वेशन बता देते हैं, क्योंकि सारे में बताते आए हैं, और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग जो है करेंगे। इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब एक आउटर साइड से हाइपरबोला पर जो है एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो उसमें कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या होगा। जैसे इस टाइप का देख लो, ये हाइपरबोला है, यहाँ पे कोई पॉइंट है पी x1 y1 है, एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया गया, एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया गया, ये जो है टेंजेंट है, और ये जो है ये हो गया कोड, ये हो गया कोड ऑफ कॉन्टैक्ट COC। तो इक्वेशन ऑफ AB, ये जो है हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ COC कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा T इक्वल टू 0, और T का वैल्यू क्या है,
टी है मेरा एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वन बाय बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। ये तो अभी लिखे हैं ना टेंजेंट का इक्वेशन। अब सिंपल कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, अब सिंपल इक्वेशन ऑफ कोड when midpoint is x1 y1 मीन्स एक पॉइंट दिया हुआ है इस इस हाइपरबोला पे, कहीं पे मिड पॉइंट है, बोलेगा मिड पॉइंट x1 y1 से जो है इसका कोड का जो है इक्वेशन क्या हो जाएगा। ये सिंपल t इक्वल टू s1 हो जाएगा। t क्या है, ये है टेंजेंट, s क्या है, s जो इक्वेशन है x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका जो वैल्यू होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पर s1 ऐसे -1 करके ये s1 लिख लो। तो ये था हम लोग का जस्ट ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पे। यहाँ से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल बेसिक टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जस्ट आप लोग को जो है इसमें डायरेक्ट जो है सोल्व करके जो है वो लिखना रहेगा। जैसे देखो सेल्फ टेस्ट जो है 4 का हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इससे डायरेक्ट फार्मूला बेसिक क्वेश्चन रहता है। इसमें देखना कि एक और होता है रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो रेक्टेंगल हाइपरबोला ये आप लोग के सिलेबस से पहले से रिमूव है। तो रेक्टेंगल हाइपरबोला के देखो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो है ये है रेक्टेंगल हाइपरबोला। ये सब हटा दिया है, लेकिन आपका जो बुकलेट है इसमें इससे भी क्वेश्चन दिया गया है, ये सब बहुत पहले रिमूव है। तो ये होता क्या है कि जब ए स्क्वायर इक्वल टू बी, चाहे फिर सिंपल जब ए इक्वल टू बी होने के बाद जो इक्वेशन आएगा दैट इक्वेशन आर नोन एज द रेक्टेंगल हाइपरबोला। तो अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या तो ए के टर्म में रखो चाहे बी के टर्म में। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। इसी को जब हम लोग अरेंज करते हैं पॉइंट के टर्म में, तो एक्स वाई इक्वल टू सी, सी क्या है एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। तो ये सब हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो आपके बुकलेट में ये इस टॉपिक के बेस पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सबको सारे को रिमूव कर दिया बहुत पहले। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ये सेल्फ टेस्ट जो है 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1, तो 1 में देखो जो क्वेश्चन है ये है रेक्टेंगल हाइपरबोला के ऊपर, ये सब बहुत पहले से रिमूव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, ई एंड ई डैश बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट। अब देखो एक जो है हाइपरबोला है, यहाँ पे ई क्या है, ये है इसेंट्रिसिटी। तो हाइपरबोला मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू है 1। तो इसमें इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये तो होता है सी बाई ए, ये तो हम लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि ई डैश भी क्या है, ये है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ये किसका है, इस इक्वेशन के कंजुगेट का। तो जब इस इक्वेशन के कंजुगेट का हम लोग को अगर इक्वेशन ये लिखना रहे तो जस्ट इस वाले को पहले और इस वाले को बाद में। मीन्स अगर यह एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इसका जो कंजुगेट हाइपरबोला होगा वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो बताए हैं वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। इस कंडीशन में क्या हो गया, अब देखो इस कंडीशन में जो है ये जो इक्वेशन था यहाँ पे हम लोगों ने ये a लिया हुआ है और इसमें e इक्वल टू जो c बाई ए होता है। यहाँ पे क्या हो गया, जो बताए हैं कि दोनों के डिफरेंस क्या है, यहाँ पे y एक्सिस के लंग और ये क्या है ये b ले लिया है। तो इस कंडीशन में e क्या c बाई बी हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे e डैश क्या हो गया, ये हो गया c बाई बी। तो अब बोलता है नाउ
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई डैश स्क्वायर। तो सिंपल देखो e का तो वैल्यू मालूम है c बाई ए, तो जब हम लोग e स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पर भी सेम e डैश का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब ये वैल्यू को पुट कर दो तो e स्क्वायर हो गया c स्क्वायर ए, तो ये हो गया 1 बाई ई डैश का वैल्यू c स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और ये जो है रिलेशन बिटवीन द ए बी सी, ये हो गया सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये कैंसिल इक्वल टू 1। अब देखो ऑप्शन जो है बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्ट आप लोग को समझने में है। अब देखो यहाँ भी अगर जब भी कोई हाइपरबोला दिया हुआ रहे उसका कंजुगेट बोले तो जस्ट इस वाले को इधर, इस वाले को इधर, और कोई अंतर नहीं होगा। सिंपल माइंड में रखो। अब जो है नेक्स्ट हम लोग को क्वेश्चन जो है इस चीज को सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4 नंबर छोड़ देना, इसमें तुम लोग को सारे बेसिक क्वेश्चन जो है वो बनाता है। इसमें जो है हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखो सारे इसमें जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ही दिया रहेगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा हमेशा डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस। ये क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या है देखो, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी हमसे पूछा जा रहा है विद लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितना दिया हुआ है? लेटस रेक्टम जो है ये लेटस रेक्टम दिया हुआ है 12। ये हम मान लेते हैं कि एक्स वाई जब कोई नहीं दिया हुआ रहे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चलो। ये हो गया 2b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 12 और ये b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 6। ये हो गया 6, ये हो गया ना ये हो गया लेटस रेक्टम जो है वो दिया हुआ है 12 एंड सेमी कंजुगेट एक्सिस। सेमी कंजुगेट एक्सिस तो ये हो गया, सेमी का मतलब क्या है? b इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये लिए हैं। तो ये कंजुगेट एक्सिस तो b हो गया, लेंथ ऑफ कंजुगेट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखो 5 में क्या दिया हुआ है? द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी आप लोग को निकालना है। उसके बाद विद लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम जो है ये 12 वो दिया हुआ है। ये जो है लेटस रेक्टम ये जो है ये 12 है। एंड सेमी कंजुगेट एक्सिस। सेमी कंजुगेट ये कितना दिया हुआ है? ये जो है 2√3 है। तो अगर हम लोग हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर ले लेते हैं तो इसमें देखो तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? 2b स्क्वायर बाई ए। ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ये तो 12 है ना, तो 12 इक्वल टू 2b स्क्वायर बाई ए, इससे ये कैंसिल 6 और अब कितना हो गया? b स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 6। अब देखो ये सेमी कंजुगेट एक्सिस, तो कंजुगेट एक्सिस तो सेमी बोला है तो सिंपल b होगा और टोटल लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस तो होता है 2b, तो एक हो गया ये। अब देखो b इक्वल टू कितना दिया? 2√3। अब b का वैल्यू ये क्या है? ये है कंजुगेट एक्सिस। याद करो कंजुगेट एक्सिस सेमी बोल रहा है तो सिर्फ एक साइड का ही लेंगे। ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 बाई ए इक्वल टू 6। इसे ये कैंसिल 2, ये कैंसिल 2, तो a का वैल्यू हो गया 2। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए बी का वैल्यू मालूम है, रूट अंडर 1
प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 4 इंटू 3 बाई ए स्क्वायर 4, इसी ये कैंसिल, ये हो गया √4 इक्वल टू 2। ये हम लोग का देखो ऑप्शन कौन सा है 5 का, ये हो गया 5 का ए। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 में आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो जस्ट जो भी क्वेश्चन रहेगा इससे सारे बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा, डायरेक्ट कोई टफ क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, यहाँ पे क्या है, इफ द डिस्टेंसेज ऑफ वन फोकस ऑफ द हाइपरबोला फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो ये अगर मान लेते हैं हाइपरबोला है, यहाँ से ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गया x इक्वल टू माइनस ए वाई, और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू ए वाई। अब कहता है कोई एक फोकस से डिस्टेंस, मान लेते हैं कि एक फोकस है ये F2, तो ये तो हो गया ओरिजिन, ये हो गया y, ये हो गया x, कोई भी एक फोकस से डिस्टेंस बोल रहा है। 5 है और एक 3 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस, ये तो लार्ज है ना, ये मान ये 5 होगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है ये 3 होगा, कोई भी एक ले लो। तो ये डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से देखो तो ये तो है ओरिजिन, यहाँ से ये डिस्टेंस जो होता है ये तो ए ही होता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, देखो हायर ये जो है ये हो गया ए ई माइनस ये डिस्टेंस दिस, जब भी डिफरेंस वो निकालना हो तो ये ओरिजिन के राइट साइड माइनस ओरिजिन के लेफ्ट साइड, ये हो गया माइनस ए ई इक्वल टू 5 और ए ई प्लस ए बाई ई इक्वल टू 5, ये हो गया एक इक्वेशन। उसके बाद क्या दिया हुआ है फिर, और फिर देखो इस फोकस से ये डिस्टेंस का डिफरेंस, तो यहाँ से ये तो है मेरा ए ई, तो ए ई 9 माइनस ये डिस्टेंस, तो ये भी तो पॉजिटिव ही है, ये हो गया ए बाई ई इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और यह हो गया इक्वेशन 2। नाउ एडिंग द इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो तो देखो इसे ये कैंसिल ना, तो 2AE इक्वल टू 8 और AE इक्वल टू जो है 8/2, तो 4 हो गया। ये AE का वैल्यू जो है 4 हो गया। हम लोग को E चाहिए इसेंट्रिसिटी ना, तो A निकाल लो 4/E। अब A का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो कि 1 में पुट कर दिए हम लोग, तो क्या हो गया देखो ये हो गया 4, अच्छा देखो AE का तो 4 हुआ है ना, तो 4 प्लस A/E, तो 4 इंटू E इक्वल टू 5, और ये राइट साइड आएगा तो 4/E² इक्वल टू 1, और ये कितना हो गया 4 इक्वल टू E² और E इक्वल टू 2। देखो ये हो गया B। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उसी टाइप से हम लोग जो है इसको सोल्व करेंगे, और कोई बात नहीं है, अपने आप सारे क्वेश्चन जो है सोल्व जो है होते चला जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसी पॉइंट पे सोल्व कर देते हैं। क्या है, एक इलिप्स दिया हुआ है x²/25 प्लस y²/16 इक्वल टू a। ये क्या दिया हुआ है, ये तो इलिप्स है, इसमें a² का वैल्यू ये जो है 25 है, तो a हो गया ±5 और b कितना हो गया ±4, ये हो गया b² का वैल्यू। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये देखो अगर इसमें हम लोग जो है ये सेंटर निकालते हैं, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट तो 0 0 n, वर्टेक्स ±a,0, तो वर्टेक्स कितना हो गया ±5,0। अगर फोकस निकालते हैं तो क्या हो गया ±AE,0 हो गया ना, और यहाँ पर जो है हम लोग का E कितना हो जाएगा, देखो तो E कितना हो गया √1 - b² / a², तो √1 -
बी स्क्वायर का वैल्यू देखो कि कितना हो जाएगा 16, और ये 25, ये हो गया 9, तो ये हो गया 3/5 तो ए कितना हो गया, ए हो गया 5 × 3/5, ये कैंसिल। तो फोकस कितना हो गया ±3 और कोमा 0। ये हो गया इलिप्स का जब ये इक्वेशन है, तो ये हो गया सेंटर, ये हो गया वर्टेक्स और ये हो गया फोकस। अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि एक हाइपरबोला है, हाइपरबोला में x² / 25 - y² / 16 = 1। इस कंडीशन में देखो तो क्या क्या होगा, यहां पर एक अनदर इक्वेशन दिया हुआ है देखो। तो इस कंडीशन में ये तो हो गया a² और ये कितना हो गया b²। इन द केस ऑफ द हाइपरबोला तो a का वैल्यू ±5 और b का वैल्यू ±4। तो इस कंडीशन में सेंटर भी 0 0 और वर्टेक्स ±a, 0, तो ये हो गया ±5, 0। फोकस के लिए क्या ±ae, 0, तो e कितना हो जाएगा देखो √1 + b² / a²। अब देखो 1 + b² 16/25, ये हो गया √41/25 = √41/5। तो ए कितना हो जाएगा ये हो गया √41। तो फोकस का कोऑर्डिनेट ±√41, 0। तो कहता है कि ये कौन कौन सेम होगा, तो देखो सेंटर सेम होगा, वर्टेक्स सेम होगा, लेकिन क्या देखो यहाँ पर जो है फोकस सेम हुआ नहीं, क्योंकि फोकस में दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं होता है, एक साइन का अंतर होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी तरह सारे क्वेश्चन को बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसको जो है हम आपको मैसेज कर, ये आप जो है मैसेज कीजिएगा, बना करके सेंड कर देंगे। जो भी डाउट होगा फ़ोन कीजिएगा। इसके साथ आप लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।